कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा, जैसा कि पिछले कक्षा हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से शुरुआत किए थे पार्ट 1, आज उसका पार्ट 2 लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। 2021 का हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे और उसके बाद हम लोग देखेंगे 2020 और 2019 का आने वाले क्लासेस में, और फिर हम लोग दो जो है रिवीजन क्लास लेकर के आएंगे, जिसमें आपका पूरा रिवीजन क्रैश कोर्स का 4 क्लासेस में मैं करा दूंगा। ठीक है, चलते हैं बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं 51वें क्वेश्चन से। देखते हैं, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्राकृतिक न्याय कहने का क्या मतलब होता है, या जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप इस प्रश्न को सॉल्व करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। प्राकृतिक न्याय से कहने का मतलब यह नहीं समझिएगा कि जा करके जंगल में न्याय करना है या जो है नेचुरल जगह में जाकर न्याय करना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है ना, इसको नेचुरल जस्टिस के इंग्लिश में जाना जाता है। और अब यह होता कैसे है, तो इसको में जो है किन चीज़ों की परिस्थितियों की अनुकूलता होनी चाहिए, तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं विवेक जो है अनिवार्य होता है किसी भी न्याय करने के लिए, लेकिन विवेक जो है वह किसी का पक्षपात भी कर सकता है। ठीक है ना, यह जरूरी नहीं है कि विवेक होगा तो वह सही न्याय करने में सक्षम होगा ही होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आस्था या अंधविश्वास। तो ये देखिए, यह निगेटिव ऑप्शन है। और एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि किसी भी परीक्षा में जितने भी निगेटिव ऑप्शन रहते हैं वो कभी भी सही ऑप्शन नहीं होते हैं, सही आंसर नहीं होते हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस को आप तुरंत ही जो है उसको छाट दें, वह आंसर नहीं होगा। तो यह भी जो है वह नहीं आंसर है इसका। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है पुरानी परंपरा। तो परंपरा के आधार पर जो है न्याय कभी भी सही नहीं होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं कानूनी दृष्टांत। तो कानून का जो नियम बना हुआ है, जो कानून है, उसके आधार पर जब कोई प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के आधार पर न्याय होता है, तभी वह प्राकृतिक न्याय के रूप में कहा जाएगा। और इसमें यह जरूरी होता है कि वह अनबायस्ड हो, यानी कि जो है पक्षपातपूर्ण न हो। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दल प्रणाली क्या आवश्यक है सबसे ज्यादा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण तो यह भी है, जहाँ पर दल प्रणाली होगा वहाँ पर इस तरह की चीजें होगी, लेकिन उससे भी क्या कोई महत्वपूर्ण चीज है, देखते हैं हम लोग। स्वतंत्र प्रेस व मीडिया, जिस देश में मीडिया स्वतंत्र होगी वहां पर इस तरह की चीजें हो सकती है। और देखते हैं अगला ऑप्शन, देखते हैं प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था, यह भी जरूरी है। लिखित संविधान, देखिए इसमें चारों जो ऑप्शन है वह चारों सही है, लेकिन अब यहां पर है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण। अब बच्चा जैसे देखता है उतावले में पहला ऑप्शन देखता है कि हाँ दल प्रणाली के आधार पर ही जो है आपका न्याय व्यवस्था दुरुस्त होगा, तो वो टिक लगा दिया पहला। लेकिन इसमें सबसे जो सही ऑप्शन है वह है लिखित संविधान। लिखित संविधान के आधार पर जो है वह न्याय व्यवस्था जो है वह अस्थायी होती है और सुरक्षित होती है। ठीक है ना, और इसी के आधार पे जो है वह किसी भी प्रकार की जो कोई व्यवस्था गड़बड़ होती है तो इसी का हवाला देकर के यह कहा जाता है कि हमारे संविधान में इस चीज़ की जिक्र की हुई है तो यह होना ही चाहिए, है ना। जैसे हम लोग अगर हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम लोग जाते हैं ना, रिट जारी जो करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसके आलोक में हम लोग को लाभ मिलता है। तो यह संविधान, लिखित संविधान जो है वह इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है। अब मौलिक अधिकार आपको पढ़ाया गया है, उसको आप याद किए होंगे कि जो है कितना अधिकार जो है वह स्वतंत्रता पर जो है बल देता है, कौन सा अधिकार है। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि कौन कौन से अधिकार हैं, यहाँ पर आपको से आपका अनुच्छेद नहीं पूछ रहा है, कौन से अधिकार जो है अंतःकरण यानी कि जो है अपने मन को साफ करने का जो है वह कौन से अधिकार आएगा। तो देखिए सामाजिक अधिकार ना, राजनीतिक अधिकार में तो अंतःकरण की बात ही नहीं होती है, उसमें सब कर्म होता है ना। आर्थिक अधिकार में भी जो है इस तरह की चीज नहीं आएगी। तो नैतिक अधिकार जो है इसके अंतर्गत इस तरह की चीजें होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह क्या होगा, डी होगा। उसके बाद देखिए फिर हम दूसरे स्लाइड में जो है आपको सही प्रश्नों का जो है आंसर करके दे दिए हैं ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो।
अगला देखते हैं 54वां प्रश्न जो है क्या कहता है, किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। अब इस प्रकार के प्रश्न को जो है मैं कल भी बताया था कि यह प्रश्न जो होते हैं सबके लिए जो है टिपिकल होते हैं। इस तरह के प्रश्न किसने कहा, इसको याद करना आसान नहीं होता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि उस थिंकर को जो है वह किस बारे में बात करता है उसको आप समझें। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर यह जान ले कि यह स्टेटमेंट जो है वह थॉमस हॉब्स का है, ठीक है ना। नहीं, हम लॉक के बारे में नहीं जानते हैं, एडमंड बर्ग के बारे में भी नहीं जानते हैं, टी.एच. ग्रीन के बारे में नहीं जानते हैं, या जानने के बाद भी जो है यह क्लियर कभी कभी नहीं होता है कि यह स्टेटमेंट वो कहा है कि नहीं कहा हो। तो ऐसी स्थिति में जब नहीं कुछ पता चले तो वही एक माध्यम है कि उसका हम जानेंगे कि वह जो थिंकर है वह किस नेचर का है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है हम इसका आंसर आपको बता रहे हैं कि थॉमस हॉब्स इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई, वह कौन सी जो है वह घोषणा करता है। तो देखते हैं ऑप्शन, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, मानव व नागरिक के अधिकारों की घोषणा, सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध और पर्यावरण की सुरक्षा। तो देखिए यह संयुक्त राष्ट्र ने कौन सी घोषणा अपनाई, तो इससे तो संबंधित नहीं है तो वह मानव अधिकार से ही संबंधित, जिसको इंग्लिश में UDHR बोलते हैं। UDHR का मतलब अगर यहाँ पर जो है लिखा हुआ आ जाए आपको इसके जगह पर, इसका राइट आंसर A है, और इसके जगह पर कभी UDHR पूछ दे तो घबराना नहीं है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स उसका फुल फॉर्म होता है, और यह 10 दिसंबर 1948 को विश्व के कई देशों के प्रतिनिधियों द्वारा एक जो है अधिकार की सूची बनाई गई, एक ऐसे सार्वभौम घोषणा की गई जो सारे मनुष्यों को प्राप्त होना अनिवार्य है। इसमें 30 तरह के जो है अनुच्छेद हैं जिसके अंतर्गत एक नागरिक को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। समझ रहे बात को, जैसे आपको बोलने की आज़ादी, आपको कहीं बसने की आज़ादी, आपको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, है ना, अपना डेवलपमेंट करने की आज़ादी, ये सारे जो हैं वह आपको जो है कोई तंग नहीं करे, इस तरह की सारी चीज़ें जो है वह इसमें बताई गई है। तो यह जो है यूएनओ ने इसको जो है आपको 10 दिसंबर 1948 को यह घोषणा किया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया गया, किसने प्रतिपादित किया। तो थॉमस हॉब्स नहीं, जॉन लॉक भी इस तरह की बात नहीं करते हैं, ग्रीन भी यह बात नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वह लास्की जो है। और लास्की की एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक मैं आपको पढ़ाया था, 11th का क्लास आप जाके देखिएगा, जिसको में मैं एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है उनकी लिखी गई पुस्तक है, जिसको में विभिन्न प्रकार के अधिकारों की वह बात करते हैं, ठीक है ना। तो जो पुस्तक आपको बताई गई है 11th का किताब आप उसको देख लें, और नहीं देख सकते हैं तो वीडियो जो गया गाइडेंस का चला है पॉलिटिकल साइंस का उसको जरूर देखें, वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है। हॉब्स व ग्रीन, हॉब्स व बर्ग, हॉब्स व लॉक, लास्की व बार्कर, ठीक है। हॉब्स व वर्क, हॉब्स व ग्रीन, हॉब्स व बर्ग, हॉब्स व लॉक, लास्की व बार्कर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वह हॉब्स और बर्ग है, ठीक है। आगे देखते हैं कि नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया है, ठीक है। तो ऑप्शन है अरस्तु, रूसो, मार्शल और गिडिंस। तो अरस्तु, यहाँ देखिए मार्शल जो है वह एक इकोनॉमिस्ट से जुड़ा हुआ थिंकर है, लेकिन इसके जो है पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ थ्योरी इन्होंने दिया है, जैसे सिटीजनशिप्स के लेकर करके यह एक देता है थ्योरी,
ठीक है ना। गिडेंस भी जो है वह इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसे विचारक आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने के लिए मिलेंगे। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा डायनेमिक सब्जेक्ट है जिसको में ना सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के थिंकर आते हैं बल्कि दूसरे सब्जेक्ट के भी थिंकर इसको में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। सोशोलॉजी का थिंकर आपको मिल जाएगा, इकोनॉमी का थिंकर मिल जाएगा, हिस्टोरियन भी आपको कई बार मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है यह मुख्य रूप से मार्शल को हम इकोनॉमी में जानते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वह पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वह अरस्तु है। और अरस्तु जो है वह पॉलिटिकल साइंस का बहुत बड़े थिंकर के रूप में जाने जाते हैं और प्लेटो के वह शिष्य के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं कि नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया। तो यह इसका राइट आंसर जो है वह ब्रियान एस टर्नर के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। और टी.एच. मार्शल अभी मैं जस्ट आपको बताया था कि यह जो है नागरिकता के सिद्धांत यह देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? धर्म जो है वह लोगों के लिए अफीम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है, जबकि अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो है गांधी जी कहते हैं कि राजनीति में धर्म का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको हम क्या देखना है कि देखिए सारे जो थिंकर हैं कोई भी इंडियन नहीं है इसमें, क्योंकि भारत में राजनीति को धर्म से जोड़ा जाता है और धर्म के आधार पर राजनीति करने की बात की जाती है, क्योंकि कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता है कि गलत करे, इस कारण से। लेकिन यहाँ पर कहता है कि मैकियावेली, अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो मैकियावेली है, हॉब्स है, मार्क्स है और हेगल है। कल मैं आपको बताया था कि मैकियावेली जो है वह यथार्थवादी थिंकर है, वह जो है रियलिस्ट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वह वास्तविक जो चीजें हैं उस पर कार्य करता है, जो है आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं करता है, आइडियलिस्ट नहीं है जैसे प्लेटो वगैरह हुआ करता था, उस तरह से वह नहीं सोचता है कि यह होना चाहिए और टू बी की बात करता है, यह जो है क्या हो रहा है वास्तव में उसकी बात करता है ना। तो यहाँ पर हॉब्स भी जो है वह सामाजिक समझौता सिद्धांत से जुड़ा हुआ थिंक कर रहा है, जिसको में हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों को हम लोग पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद अगर करेंट में हम लोग बात करें तो सामाजिक समझौता सिद्धांत में जॉन रॉल्स को भी पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ ध्यान रखेंगे इस ऑप्शन से, इस प्रकार से आप देखिए एक आंसर यहां पर बता देना तो आसान है, इसका आंसर ये है जी, इसका आंसर ये है जी, ये तो बहुत किताब में भी दिया हुआ है, आपको आपका बाजार में मिल जाएगा पासपोर्ट वगैरह, उससे आप पढ़ लेंगे। लेकिन इन चारों ऑप्शन के बारे में शायद ही आपको कहीं पर पूरी की पूरी जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। और हमेशा पढ़ने का जो है आप अपना टेक्निक इस प्रकार से ही जब अपनाएंगे ना तो बड़े से बड़े कंपटीशन खूब आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है यह राइट आंसर जो है वह मार्क्स है। मार्क्स कहता है कि धर्म जो है वह लोगों के लिए अफीम है और धर्म के लिए वह कहता है कि धर्म की आड़ में जो है व्यक्ति अपना विरोध नहीं कर पाता है और वह जो है जिस स्थिति में रहता है उसी स्थिति में बना रहता है। और वह एक नारा देता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। जो कामगार वर्ग होता है उसके पास खोने के लिए क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन जो पूंजीपति वर्ग है उसको अपनी पूंजी को बचाए रखने के लिए जो है वह प्रयास करता है और इसी कारण से वह चाहता है कि मजदूर वर्ग कभी हड़ताल न करे, कभी धरना न करे, कभी प्रदर्शन न करे, कभी जो है उग्र ना हो जाए, है ना। तो यह जो है मार्क्स कहता है कि आप जो है एक हो जाइए और जो है अपने जो शासक हैं उसके विरोध जो है आप जंग छेड़ दीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपको जाएगा कुछ नहीं, ठीक है। आगे हेगल को देखते हैं। तो हेगल कल भी हम लोग बताए थे डायलेक्टिक में जो थ्योरी है उसकी बात करता है और इसके डायलेक्टिक और मार्क्स के भी डायलेक्टिक दोनों में अंतर क्या है कि इसका डायलेक्टिक जो है वह मटेरियलिज्म है और जबकि इसका डायलेक्टिक सिद्धांत जो है वह जो है थ्योरी पे, थॉट पे जुड़ा हुआ है ना। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 61वां, किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वह देखिए डेविड स्टन है। लेकिन G.A. आमंड कौन है, R.G. गैटल कौन है, लास्की कौन है, इनके बारे में आप अपने से भी जानकारी जुटाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था, राज्य का क्या रूप था।
तो देखिए इसका आंसर जो है वह मैं आपको जब पढ़ाया हूँ पॉलिटिकल साइंस आपका नगर राज्य, तो वहाँ पर आपको मैं दिखाया हूँ कि किस प्रकार का एथेंस में जो है वह छोटे छोटे राज्य नगर जो हुआ करते थे उसी को राज्य के रूप में एक दर्जा प्राप्त था, और वहीं से जो है वह पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। ठीक है, और वहीं से जो है वह पूरे विश्व पटल पे वह माना जाता है। ऐसे तो हम अगर बात करेंगे तो भारत में भी इसकी बहुत प्राचीन समय से ही शुरुआत होती है पॉलिटिक्स की, ऐसा नहीं है। लेकिन विश्व पटल पर जो हम पढ़ाई करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो उसकी उत्पत्ति जो है वह एथेंस के से ही मानी जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह नगर राज्य है। साम्राज्य और राष्ट्र राज्य जो है और पार राष्ट्र राज्य इसका आंसर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स या हीगल? ठीक है, तो इसका जो है वह करेक्ट आंसर जो है वह है हॉब्स। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? यह देखिए बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह सब विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि यह प्रश्न तो जानता ही जानता होगा क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है। तो यह सिद्धांत जो है वह रूसो का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? रूसो का दिया हुआ है। और यह कैसे होता है? देखिए, हम आपको लगेगा कि जकड़ा हुआ है बेड़ियों में, हमारे ऊपर जो है किसी न किसी प्रकार का एक रिलेशनशिप होता है। जहां पर भी आप रहें, चाहे वह घर में रहें, परिवार में रहें, अपने कार्यालय में रहें, अपने जहां भी आप कार्य करते हो, तो एक साथी का, एक बॉस का, एक जिस रिलेशन में आप, अपना बच्चा होगा, अपने पिता होंगे, तो वहां पर से जो है आपका एक संबंध बना रहता है। वह एक इस प्रकार की जंजीर होती है जो दिखती तो नहीं है लेकिन वह आपको बांधे रखती है किसी न किसी प्रकार से। तो यह जो है वह कहता है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है, परंतु हर जगह जब जन्म लेता है उस समय उसके ऊपर नहीं होती है, लेकिन जन्म लेने के साथ ही जो है वह एक बंधन में बन जाता है, जिसको वह एक जंजीर के नाम से संबोधित करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। और यह मैं जब आपको सामाजिक न्याय 11th क्लास में पढ़ाया था उसमें इसकी आपकी तस्वीर भी मैं दिखाया था। पॉलिटिक्स पुस्तक की तस्वीर भी मैं दिखाया था आपको, और उस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है वह भी मैं आपको बताया था। उसका दूसरा नाम कंसर्निंग जस्टिस के रूप में जाना जाता है, और कंसर्निंग जस्टिस को लिखने वाले या पॉलिटिक्स को लिखने वाले जो है वह प्लेटो है। कौन है? प्लेटो है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आंसर भी मैं आपको दिखाया हूं। हर एक बार मैं बता रहा हूं आपको कि पीछे का स्लाइड जो है, दूसरा स्लाइड जस्ट इसके वाला, उसके बाद उसका आंसर भी मैं दिया हूं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मार दो? किसने कहा मुझे स्वतंत्रता दो या मार दो? ठीक है, तो यह जो है H.J. लॉस्की ने यह बात कही है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? अब देखिए, मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। पूंजीवादी समाज, तो मार्क्सवाद में मैं अभी जस्ट आपको बताया था कि मार्क्स जो है हमेशा पूंजीपति वर्ग को विरोध करता है। अभी जस्ट दूसरे लास्ट वाला क्वेश्चन में जो डील कर रहा था, जहां पर मार्क्स कहता है कि धर्म जो है अफीम है, वहां पर मैं बताया था कि मार्क्स जो है पूंजीवाद का विरोध करता है। तो इसका आंसर तो यहीं से आपको दिख रहा है कि यह पूंजीवाद होगा। समाजवादी व्यवस्था और वर्गहीन समाज, वह वर्गहीन समाज की तो वकालत करता है। वह इस प्रकार के समाज की व्यवस्था करता है जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा, ना कोई गवर्नमेंट होगी, ना कोई सरकार होगा, और कोई भी चीज होगा उस पर सारे के सारे लोगों का अधिकार होगा। वह साम्यवादी व्यवस्था की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था जो है, पूंजीवादी समाज जो है, वह करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पुस्तक आ गया, ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और जस्ट कुछ देर पहले भी मैं बताया था ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी लिखी हुई है, तो यह H.J. लॉस्की की पुस्तक है। और इनकी मैं एक तस्वीर के माध्यम से भी मैं इनको इंट्रोड्यूस आपको पूर्व के 11th की जो क्लास चली थी उसमें मैं बताया हूं। इसलिए मैं बार बार देखिए कह रहा हूं आपसे कि 11th का वीडियो आप जरूर देखें, वहां से आपको बहुत सारे प्रश्न आएंगे, तो फिर आप परेशान में पड़ेंगे अगर नहीं देखेंगे तो।
अभी भी अगर नहीं देखे हैं तो अभी भी आपके पास समय है, आप जाएं और उसको जो है अगर जिस स्पीड में है वो उस स्पीड में नहीं देख सकते हैं तो उसका स्पीड 2x पे भी कर करके उसको आप एक बार जरूर देख लें। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है। भौतिक समानता का अर्थ है। भौतिक समानता क्या होती है? भौतिक कहने का मतलब जो सांसारिक सुविधाएं हैं उसको से समझा जाना चाहिए। ठीक है ना। हम देखते हैं धार्मिक समानता, तो धार्मिक समानता जो है भौतिक समानता से जुड़ी हुई चीज नहीं है। सामाजिक समानता भी वह भौतिक नहीं है। वितरणात्मक समानता, वितरणात्मक न्याय मैं आपको बताया था, जहां पर एग्जाम्पल दिया था एक केक के माध्यम से कि जो है वह किस प्रकार आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे। जैसे आपका बर्थडे है तो क्या घर में जितने लोग हैं सबको समान मात्रा में केक दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि वह अगर सबको समान देंगे तो हो सकता है बुजुर्ग व्यक्ति को वह अनपच कर जाए और छोटा बच्चा जो है वह भूखा रह जाए। वह छोटा बच्चा जो होता कहता है हमको ज़्यादा दीजिए, वह रोने लगता है, फटकने लगता है, छिटकने लगता है कि हमको चाहिए ज़्यादा। लेकिन बड़े बच्चे को जो गार्जियन होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको कम क्यों दिया जाता है? क्योंकि वह कई तरह की समस्या से खुद जो है वह ग्रसित रहते हैं उस समय। तो यहाँ पर क्यों ऐसा किया गया? जिसकी जितनी एबिलिटी थी, जिसको जितना पचाने की शक्ति थी उसके अनुसार दिया गया है ना। तो यहाँ पर वितरणात्मक न्याय ही जो है वह करेक्ट आंसर है। वैधानिक समानता इससे संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? देखिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि एक कंसेप्ट को चारों तरफ से पढ़िए। जितने भी क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं एक ही बार पढ़िए, थोड़ा देर लगेगी लेकिन जब उस थ्योरी से जो भी प्रश्न आएंगे ना तो उसको आप सहज ही बना सकेंगे। देखिए यह जो है मार्क्सवाद से तीसरा क्वेश्चन आपको आज मिल रहा है। तो मार्क्सवाद को अगर आप बेहतर से समझ लें तो देखिए वर्गहीन समाज को मैं अभी भी पिछले भी कक्षा में जस्ट 2 मिनट पहले भी डील किया था कि जो है वह क्या कहता है, वर्गहीन समाज की बात करता है। तो वही चीज तो आया है कि वर्गहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है। यह कौन कहता है? तो यह मार्क्सवाद कहता है, यह मार्क्सवादी विचारधारा कहती है ना। तो यहाँ पर जस्ट आपको आंसर दिख रहा है, देखिए इसका आंसर है कि नहीं है। देखिए है ना इसका आंसर ये। आगे चलते हैं, देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है और कल भी मैं आपको यह बताया था कि इसको कैसे डील किया जाता है। कौन कौन सा सॉरी जो है वह उम्र जो है वह कल आया था ना कि कितने वर्ष की जो है आवश्यकता होती है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। तो यहाँ पर जो है वह पूछ दिया है कितना साल तक कार्य कर सकता है। तो देखते हैं 6 वर्ष, 9 वर्ष, 5 वर्ष और 2 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह 6 वर्ष है। और 5 वर्ष किसका है जी? तो 5 वर्ष लोकसभा सदस्य के लिए होता है और 2 वर्ष किसी का नहीं है। 9 वर्ष भी यह हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में किसी का टर्म नहीं होता है। आगे देखते हैं कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। यह देखिए प्रश्न अच्छों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से, कौन बैठक की अध्यक्षता करता है और कौन बैठक बुलाता है। लेकिन आप इसमें गड़बड़ाइएगा नहीं। कैसे नहीं गड़बड़ाइएगा मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता यानी कि प्रिजाइडिंग कौन करेगा? तो यह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और यहां देख लीजिए, समझ लीजिए कि यह राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति इसमें संबंधित है ही नहीं। इसका कोई रोल नहीं है, न यह बुलाता है न उसमें जो है अध्यक्षता करता है। और प्रधानमंत्री भी इस तरह की उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो बुलाने का काम जो है वह राष्ट्रपति करता है और अध्यक्षता जो है वह कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और कल मैं आपको बताया था कि स्पीकर जो होता है वह कहाँ होता है और चेयरपर्सन जो होता है, सभापति जो होते हैं वह कहाँ होते हैं। दोनों मैं कल आपको क्लेरिफाई किया हूँ। ठीक है ना। तो आप उसको देख लीजिएगा कि अस्थाई में होता है या अस्थाई में होता है। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि जो है वह कौन सा प्रश्न है। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? अखिल भारतीय सेवाएं यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है
अभी तक हम लोग यह जानते हैं या जनरली यह कंसेप्ट है लोगों के दिमाग में कि राज्यसभा जो है वह कमज़ोर है लोकसभा से, क्योंकि उसके पास डिसीजन लेने की क्षमता जो है वह कम है भी ऐसा, नो डाउट, क्योंकि वहाँ पर निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और उस पर प्रधानमंत्री जो है वह वहाँ कार्य करते हैं, वहाँ के लोगों में जिम्मेवारी अधिक होती है। लेकिन यह जो मुद्दा है यहाँ पे लोकसभा से राज्यसभा भारी हो जाता है। भारी हो जाने का सेंस ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। किसी भी अखिल भारतीय सेवाओं को गठित करने में राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, देखिए आंसर जो है इसका राज्यसभा के प्रस्ताव का, संसद के प्रस्ताव का, लोकसभा के प्रस्ताव का, विधानसभाओं के प्रस्ताव का। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह ए है। ठीक है, प्राक्कलन समिति, आगे देखते हैं प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं। यह आप जान लीजिए कि जितनी भी संसद की कार्रवाई होती है, नाम होता है कि प्रधानमंत्री यह कार्य किए या फलना मंत्री काम किए, गृह मंत्री काम किए, रक्षा मंत्री काम किए, क्या उनको इतनी फुर्सत है कि वो बैठ के जो है प्लानिंग करेंगे, निर्णय करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे और फिर जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना। तो ये सारे कार्य करने की जिम्मेवारी जो होती है ना, वह उनकी विभिन्न समितियां होती है संसद में जो उनके कार्यों में सहयोग करती है। और समितियों के अंतर्गत भी जो है वह सचिव होते हैं, उनके अंतर्गत जो है कई स्टाफ कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो ये एक प्राक्कलन समिति जिसको अंग्रेजी में एस्टिमेट कमेटी कहा जाता है, वह कहाँ होती है, आइए देखते हैं ऑप्शन। संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। तो संसद के दोनों सदन से उनका चुनाव नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों से चुने जाते हैं, देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों से चुने जाते हैं ना, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो इसमें मनोनीत वगैरह का कार्य नहीं होता है। तो यह एक ऐसी कमेटी है जहां से लोकसभा के ही सदस्य जो है वह कार्य करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह बी है। ठीक है, आगे चलते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो देखते हैं 6 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। तो जो भी निर्वाचित हो रहा है, बार बार जो बनता है, भंग होता है 5 साल में, वह यहाँ पर 5 साल, और जो नहीं हो रहा है उसका 6 साल, यानी कि राज्यसभा का भी 6 साल, विधान परिषद का भी 6 साल ही। जैसे लोकसभा का 5 वर्ष तो विधानसभा का भी 5 वर्ष। यह जो है कंपैरिजन करके आप जब चलेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा वो चीज़। देखते हैं आगे, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है। देखिए, अब कल अगर मैं बताया था जो चीज़, उसको आप अगर देखे होंगे तो आप खूब आसानी से जो है आप इसका आंसर कर पाएंगे। कल मैं बताया था कि अस्थाई सदन जो होती है उसके लिए 30 वर्ष, राज्यसभा की बात हुई थी ना, तो यहाँ पर भी जो है वही थ्योरी लागू होगा। 18 वर्ष नहीं, 25 वर्ष किसके लिए होगा? लोकसभा के लिए। और 21 वर्ष में कल आपको बताया था कि पंचायती राज का इलेक्शन लड़ने के लिए 21 वर्ष कम से कम होना अनिवार्य होता है, और 30 वर्ष जो है वह विधान परिषद से होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई। और देखिए 3 सूची है हमारे के यहाँ, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पे जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पे जो है वह राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पे दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती है। कल भी मैं यह बात आपको बताया था। इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आपको जो है कल मैं डील किया था। ठीक है ना। और यह कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से नहीं, स्विट्जरलैंड से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से, हाँ ऑस्ट्रेलिया से ही यह चीज़ ली गई है। पूर्व सोवियत संघ से भी इस तरह की चीज़ें नहीं ली गई है। तब यहाँ से हमको सीखना क्या है कि अब अमेरिका से क्या लिया गया है, स्विट्जरलैंड से क्या लिया गया है, और सोवियत संघ से क्या लिया गया है। यह आपका होमवर्क है कि पता करेंगे कि यहाँ से कौन कौन चीज़ें ली गई है। ठीक है, ये होता है पढ़ने का तरीका। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है? संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं? तो मैं आपको बताया था कि जितने भी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत महत्वपूर्ण जो है वह संघ सूची में आते हैं सारे। तो देखते हैं यहाँ पर पुलिस, तो ये तो राज्य सूची का है। रक्षा, देखिए रक्षा जो है वह आपका संघ सूची का ही विषय है। ठीक है ना। और न्याय, फौजदारी,
फौजदारी विधि और प्रक्रिया जो है वह किसके अंतर्गत आता है, ये हमको आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, आगे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संवर्तों सूची में कौन से विषय जोड़े गए हैं? 5 विषय जोड़े गए थे। मैं आपको एक अलग सब्जेक्ट कर करके उसमें 5 जो है वह जोड़े गए थे, उसकी सूची मैं आपको उपलब्ध कराया हूं। ठीक है, तो देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल और फौजदारी विधि। तो इसमें इसका राइट आंसर जो है वह जनसंख्या नियंत्रण है। जनसंख्या नियंत्रण यह अब समवर्ती सूची का विषय हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? अवशिष्ट शक्तियां इन द सेंस अवशिष्ट शक्तियां, जो शक्तियां किसी को ना दी गई है वह शक्ति किसके पास होगी? मान लीजिए कि इस तरह की प्रॉब्लम खड़ा हो जाए जो यह नहीं पता है कि इस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी या राज्य सरकार कानून बनाएगी, उस स्थिति में क्या होगा? वह कानून उस पर कौन निर्णय करेगा? तो यह देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है, राज्यों के पास, केंद्र के पास, दोनों, यानी कि ये दोनों ऑप्शन किसी के पास नहीं। तो यह जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, केंद्र के पास। इस तरह की कोई भी चीज होती है तो वह केंद्र ही उस पर हैंडल करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आंसर भी देखिए सारा लिखा गया है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? और यहाँ से एक चीज और सीखना है, जब समाप्त कर दिया गया तो फिर नया कुछ बना या नहीं बना? कोई योजना भारत की बनती है या नहीं बनती है? योजना आयोग खत्म हो गया तो योजना भी खत्म हो गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं कौन सा बना, तो 1977 में योजना आयोग खत्म हुआ है? नहीं, 1977 में कांग्रेस थोड़े समय के लिए खत्म हो गई थी और जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, है ना, मोरारजी देसाई के समय। और 1980 में ना, ये बहुत पुरानी बात है। 7 में भी इस तरह की चीजें नहीं हुई है। 14 में भी कुछ नया हुआ है। 14 में क्या हुआ नया, कि कांग्रेस जो है वह गायब हो गई और नई सरकार बीजेपी जो है आई पूर्ण बहुमत के साथ, और आते ही जो है यह योजना आयोग समाप्त कर दिया गया। और योजना आयोग के जगह पर आपको क्या आया? नीति आयोग। कब, यह बताइएगा हमको। ठीक है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म और नीति आयोग कब आया, ये जरूर आप खोज के हमको बताइएगा। ठीक है, मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, असम में। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमेशा की जो है छाट करके आंसर सही तक पहुँचिए। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट जो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है किसी, आप देखेंगे कि कहाँ पर उसका लोकेशन है, वह जो है वह किस तरह का लोकेशन रखता है। तो जो मध्य में स्थित है उसका दूसरे देश से किस प्रकार जो है संबंध होगा? नहीं होगा ना। तो यहाँ पर आसानी से जो है हम इसको हटा सकते हैं और अरुणाचल प्रदेश को रख सकते हैं, क्योंकि इसका बाउंड्री जो है मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो है वह जम्मू कश्मीर है। आगे देखते हैं। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन की उपस्थिति, संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 71 में इस तरह की चीज़ें नहीं हुई है। 71 में बांग्लादेश का उदय हुआ है, 76 में भी नहीं हुआ, 75 और 77, 2 ऑप्शन मेरे पास बच रहा है। तो 75 जो है इसका राइट आंसर है। 77 में इस तरह की चीज़ें नहीं हुई है, 75 में ही यह चीज़ें हो गई थी, है ना। और उसके खिलाफ जो है हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे आंदोलन भी हुए। जेपी का सत्याग्रह आंदोलन जो चला था इन्हीं के खिलाफ में आया थी सारी चीज़ें, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, यह प्रश्न है, और यह पिछले ही साल आया है 2, 3, 4, 6। तो मैं बताऊं आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 ऑर्गन्स हैं, 6 ऑर्गन्स यानी कि 6 अंग हैं। कौन कौन? तो पहला है UNGA, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको हिंदी में महासभा बोला जाता है, ठीक है। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको सुरक्षा परिषद बोला जाता है। तीसरा है इकोसॉक, इकोसॉक यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल,
पांचवा है सेक्रेटेरिएट और छठा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब एक चीज यहां पर आपको और याद रखना है, वह क्या याद रखना है कि 6 ऑर्गन में से 5 ऑर्गन्स का मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। एक ऑर्गन जो है वह न्यूयॉर्क से बाहर स्थित है, वह कौन है मैं बता दूं? कल भी मैं बताया था, यह कल PYQ था आपका, आप देखिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो, कल का जो वीडियो है उसको देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निशस्त्रीकरण आयोग जो है वह कब बना था? ठीक है, कब बना था? तो यह इसका देखिए आंसर जो है वह 1952 में जो है, इसका फैक्चुअल है, 1952 में यह गठित हुआ है, इसको याद रखेंगे। ठीक है ना। अब 45 में आप देखते के साथ आपको याद हो जाना चाहिए कि यूएनओ का गठन हुआ है। 59 में क्या हुआ है? 66 में जो है वह ताशकंद समझौता हुआ है। इस तरह की चीजें जो है आप याद रखेंगे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, चौधरी चरण सिंह। तो इसका राइट आंसर जो है वह चौधरी चरण सिंह हैं। अब चलते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? अब देखिए ये भी पॉलिटिकल साइंस में पूछ दिया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं ना कि पॉलिटिकल साइंस में ऐसे प्रश्न आपको कहीं कहीं मिलेंगे जो लगेगा नहीं कि ये कहां से पढ़ना है। कुछ को रिलेट करके भी दूसरे सब्जेक्ट को इसमें डाला जाता है। तो इसका देखते हैं आंसर क्या है। 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 24 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो 1 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर है। और 10 दिसंबर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है, जिसकी चर्चा मैं अभी थोड़ी देर पहले भी किया था आपसे, आप उसको बताइएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को, यहां देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, पंचायतों लिखा हुआ है यहां पर ना, पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? पश्चिम बंगाल नहीं, गुजरात नहीं, तमिलनाडु नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वह बिहार है। बिहार में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण देने का कार्य नीतीश कुमार जी के द्वारा ही प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर मार्शल टीटो है। और इसके बारे में हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो अभी मैं फिर से उसको दोहराऊंगा नहीं। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यह सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। चीन से उनका रिलेशन नहीं है, इंग्लैंड से नहीं है, अमेरिका से नहीं है, याद रखेंगे। क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? एकात्मक संघवाद नहीं, सौदेबाजी वाला संघवाद नहीं, सहकारी संघवाद, देखते हैं इनमें से कोई नहीं। तो यह सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी, इसका बी ऑप्शन जो है सौदेबाजी वाला संघवाद, वह जो है वह राइट आंसर है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्र सूची के किसी भी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? ठीक है, तो यह अनुच्छेद जो है 115 नहीं, 183 भी नहीं, 221 भी नहीं, 249 जो है इसका यह करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि शक्तियों का जो है वह बंटवारा करने की बात कौन करता है? तो देखते हैं राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा जो है बनाया गया था और इसका इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अशोक मेहता समिति इस तरह की कार्य करता है, लेकिन कहता है कि सर्वप्रथम बात है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करता है। विकेंद्रीकरण देखिए यहाँ पर समझिएगा कि अशोक मेहता जो है वह भी विकेंद्रीकरण की बात करता है और बलवंत राव मेहता भी बात करता है, लेकिन अशोक मेहता जो है वह द्विस्तरीय की बात करता है और बलवंत राव मेहता जो है वह त्रिस्तरीय की बात करता है। ठीक है, चंदा समिति इस तरह से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वह बलवंत राव मेहता है। ठीक है, बलवंत राव मेहता के बाद ही अशोक मेहता समिति आई थी, याद रखेंगे आप लोग। यह 57 में आई है और यह 77 में आई है।
जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी उसके बाद इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए फिर से बलवंतराव मेहता पर आ गया है क्वेश्चन कि बलवंतराव मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो ग्राम पंचायत, पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। सारी चीज़ें आपको लगी कि सब तो इसी की बात की गई है, लेकिन वह कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वह ग्राम पंचायत है। वह ग्राम पंचायत को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए सुझाव देते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। 95 क्वेश्चंस क्या कहता है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? कितने प्रकार के कार्य जो है वह पंचायत कर सकती है? देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। 97, तो इस 97 आपको जैसे देखते के साथ आपको याद आया होगा कि 97 जो है वह केंद्रीय सूची जो है जिसको संघ सूची बोलते हैं उसके सब्जेक्ट हैं, उसमें 97 विषय हैं। ठीक है ना, और 66 जो है वह किसका विषय है? राष्ट्र सूची का या समवर्ती सूची का, यह हमको बताइएगा। पहले जो है यह राष्ट्र सूची का हुआ करता था, है ना, लेकिन इसमें अभी संशोधन हो गया, यह पहले की चीज़ें हैं। और 47 भी जो है पहले कभी आपका समवर्ती सूची में हुआ करता था सब्जेक्ट, लेकिन इसमें भी अभी बदलाव हो गया है। इसका करेक्ट आंसर जो है वह 29 है। कितने सब्जेक्ट पे कार्य करती है पंचायत? 29 प्रकार के वह कार्य कर सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें से 5 घट के यह 61 रह गया है और इसमें 5 ऐड जो हुआ है वह यह 52 हो गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। राष्ट्र सूची में अभी 61 है और समवर्ती सूची में जो है वह 52 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह 11वीं अनुसूची है। देखिए यहाँ पर भी जो है आपको मैं दिखाया हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं कि यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो क्या विकल्प है? कोई कानून पास करना है और दोनों जो सदन है उसी में विरोधाभास हो जाए तो क्या होगा, है ना। देखते हैं ऑप्शन। संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा, वह विधेयक पारित नहीं होगा, यह मान लिया जाएगा। देखते हैं। संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा। दोनों में जब विरोध होता है तो एक ऑप्शन तो यह बचता है कि दोनों को कंबाइंड मीटिंग बुलाई जाती है। और अभी यह प्रश्न भी आया हुआ था कि उसकी अध्यक्षता कौन करता है, और मैं आपको यह भी बताया था कि वह बुलाता कौन है। ठीक है, तो देखते हैं। लोकसभा को राज्यसभा के प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। ठीक है, 2/3 बहुमत से लोकसभा द्वारा पारित हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है? संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं, लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? यह फैक्चुअल चीज है, आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है। यह PYQ जो है 2-3 बार यह प्रश्न आया है और इसका करेक्ट आंसर जो है वह 50 है। 50 राज्य वहाँ पर हैं। भारत में भी एक सर्वे हुआ है, उसके जरिए कहा जा रहा है कि 2047 तक 40 से अधिक राज्य हो जाएंगे। अब देखिए क्या सही उसका आकलन होता है या नहीं होता नहीं पता, लेकिन इस तरह का एक सर्वे हुआ है। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ है? तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इसका जो है एकीकरण हुआ। इस तरह से आप जोड़ के याद रखेंगे तो याद रहेगा, समझ रहे हैं चीज़ को। तो इस कौन कब हुआ जी? तो यह 1991 में हुआ, है ना। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल कभी लगा है? नहीं लगा है। अच्छा, लग सकता है ना, उसका व्यवस्था है ना, लेकिन खैर हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि इस पैंडेमिक में भी इस तरह की चीज़ें को जो है हम लोग को सामना नहीं करना पड़ा है। खैर हम लोग जान लें कि किसके तहत होता है। 352। तो 352 जो है वह कहता है कि देश के अंदर आंतरिक स्थिति गड़बड़ होने पर यह लागू होता है। ठीक है,
360 देखते हैं, 356 जिसको राष्ट्रपति शासन के एक आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। और जब किसी राज्य में आंतरिक स्थिति जब गड़बड़ होती है और उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को यह लिखित प्रस्ताव भेजता है कि यहाँ पर शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल रहा है, तब जो है वह राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत। 364 भैया इससे संबंधित नहीं है, तो बच गया कौन? 360, जो अभी हमारे के यहाँ अभी तक कभी नहीं लगा था। तो ये आपका पूरा 2021 का मैं क्वेश्चन आपसे सॉल्व किया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इससे आप लाभान्वित हुए होंगे। और इससे सिर्फ इन प्रश्नों को ही नहीं सीखना है, इस तरह के प्रश्न आगामी परीक्षा में जो आप देने वाले हैं उसमें बन सकते हैं, यह जरूर सीखना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल अगले वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय।